नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आ रहे हैं? दिल्ली में आखिर क्या चर्चा है नीतीश कुमार को लेकर के? मेरे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन कुमार हैं, इनसे बात करेंगे। अभिरंजन सर, नीतीश कुमार को लेकर के दिल्ली में क्या चर्चा है? देखिए, नीतीश कुमार को लेकर दिल्ली में चर्चा ये है कि नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली में बड़े बड़े जो राजनीतिक पंडित हैं बैठे हुए, वो नीतीश कुमार की राजनीति को प्रेडिक्ट करने में फेल हो जाते हैं। अगर वो कुछ प्रेडिक्ट कर पाते हैं तो बस इतना ही प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं और किसी के भी साथ जा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की देखिए कोई आइडियोलॉजी है नहीं, नीतीश कुमार का कोई सिद्धांत है नहीं, नीतीश कुमार की कोई अपनी बात पर टिकने का भी रिकॉर्ड नहीं है। नीतीश कुमार का केवल एक ही रिकॉर्ड है कि वो येन केन प्रकारेण, चाहे इसके साथ चाहे उसके साथ, चाहे इस टर्म्स पर चाहे उस टर्म्स पर, चाहे ये समझौता करके चाहे वो समझौता करके, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार का चूंकि इतना ही रिकॉर्ड है, इतना ही उनके बारे में प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि कुर्सी के लिए, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए दिल्ली के जो पॉलिटिकल पंडित हैं या हम जैसे जो बिहार को जानने समझने वाले लेखक और पत्रकार भी हैं, वो भी नीतीश कुमार के पलटी मारने के रिकॉर्ड के बारे में ही केवल पक्के तौर पर कुछ कह सकते हैं, अन्य कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं होते। देखिए, बिहार में सर नीतीश कुमार बीजेपी के लिए भी और आरजेडी के लिए भी, दोनों के लिए इतना उपयोगी क्यों है? नीतीश कुमार देखिए, बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए इतने उपयोगी हैं दो कारणों से जी। पहला कारण तो ये है कि नीतीश कुमार को, मैं हार्ड शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ा कड़ा शब्द हो जाएगा, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार की राजनीति को व्याख्यायित करने के लिए सही तरीके से मुझे लगता है कि वही शब्द सबसे सटीक है। तो नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बेसिकली एक लीडर नहीं है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक ब्लैकमेलर है। लीडर तो है, उनके साथ है अति पिछड़ा समाज, महिला वोट, उनकी जाति, लव सब कुछ उनके साथ है। एग्जैक्टली, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर वो लीडर होते जी, तो वो अपने दम पर 40% 50% वोट लाते बिहार में और अपने दम पर सरकार बनाते। लेकिन नीतीश कुमार 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद आप उनका रिकॉर्ड देख लीजिए। उनके जब वो अकेले चुनाव लड़े तो 15% वोट आया 2014 के लोकसभा चुनाव में, आपने देखा। और जब वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो 20 से 22% के बीच में उनको वोट आते हैं, 18% पे भी रह जाते हैं वो। तो हमारा ये कहना है कि जिस नेता की पार्टी को एक राज्य के अंदर 15 से लेकर 22% और इससे ज़्यादा कभी भी वोट नहीं आए, आप उस पार्टी को और उस पार्टी के उस नेता को आप लीडर कैसे कहेंगे, किस आधार पे कहेंगे? ऐसे तो देखो हर आदमी लीडर हो सकता है। मुख्यमंत्री तो वही है ना। मुख्यमंत्री वही है। तो मैं उसी चीज़ को थोड़ा और क्लैरिफाई कर रहा था, आपने बीच में सवाल किया। तो लीडर देखो, नरेंद्र मोदी को जैसे आज की तारीख में आप लीडर देश का कह सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने दम पर जाते हैं और राज्यों को जीत के लेके चले आते हैं, अपने दम पर जाते हैं, देश को जीत के लेके चले आते हैं। उनको जो है 40, 45, 50, 60% भी वोट कई कई राज्यों में नरेंद्र मोदी के नाम पर गिरते हैं। तो आप नरेंद्र मोदी को लीडर कह सकते हैं। इसी तरह से नीतीश कुमार 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद 15% से लेकर 20-22% से ज़्यादा उनको वोट कभी नहीं आए। 100 नंबर में से 20 नंबर लाने वाले, 15 नंबर लाने वाले विद्यार्थी को क्या आप तेज विद्यार्थी कहेंगे, इंटेलिजेंट विद्यार्थी कहेंगे? वो तो भूसगोल विद्यार्थी माना जाता है। अरे 30% तो पास मार्क माना जाता है, आप पास मार्क भी नहीं ला पा रहे हैं, 30% वोट भी नहीं ला पा रहे हैं, तो आप लीडर किस तरह से? तो मैं कह रहा था कि बेसिकली वो लीडर नहीं है। वो कुर्सी पर फिर क्यों बने रहते हैं बिना लीडर हुए? क्योंकि वो एक ब्लैकमेलर है। अब ब्लैकमेलर हार्ड शब्द है, मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन यही शब्द उनकी राजनीति को व्याख्यायित करेगा सही तरीके से। क्योंकि ब्लैकमेलर वो किस तरह से है? वो एक गठबंधन में रहते हैं, दूसरे गठबंधन के साथ नजदीकी बनाते हैं और फिर जिस गठबंधन में रहते हैं उस गठबंधन को ब्लैकमेल करते हैं कि मेरी बातें मानो, मेरी शर्तें मानो, मेरे तरीके से काम करो, नहीं तो मैं दूसरे गठबंधन में चला जाऊंगा। आप उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जब से आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कैसे बने रहते हैं, मुख्यमंत्री हैं इसलिए लीडर हैं, तो वो मुख्यमंत्री इसलिए नहीं है कि वो लीडर है, मुख्यमंत्री वो इसलिए है क्योंकि वो ब्लैकमेलर है। जब वो, आप याद करिए, एनडीए में पहली बार थे तो एनडीए में थे
बीजेपी को ब्लैकमेल करते थे नरेंद्र मोदी के नाम पर या अलग अलग चीज़ों के नाम पर। भोज उन्होंने रद्द कर दिया नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, जब बीजेपी ने, उनका अंदरूनी मामला था कायदे से देखा जाए तो, लेकिन उसके नाम पर जो है इन्होंने गठबंधन छोड़ दिया कि नहीं, आप उनको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, कैंडिडेट बनाएंगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। उनको ब्लैकमेल करते थे और यूपीए के साथ ये साठगांठ बना के रखते थे। मनमोहन सिंह सरकार की कई नीतियों की ये तारीफ कर दिया करते थे बीच बीच में, और उनके साथ इनकी तो और इसी दबाव में बीजेपी इनके रहती थी और इनकी सारी शर्तें मानती थी कि अरे अगर इसकी बात नहीं सुनोगे तो ये कांग्रेस के साथ चला जाएगा, आरजेडी के साथ चला जाएगा, तो बात मानते थे। सिमिलरली जब इन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया 2013 में और फिर खुद से चुनाव लड़े, तो मैंने जैसा आपको बताया 15% वोट आए इनको 2014 के चुनाव, मात्र 15%। अगर लीडर होते तो 30, 35, 40% तो लाते, लेकिन मात्र 15% वोट लाए। फिर इनको समझ में आ गया कि मैं लीडर तो हूं नहीं, तो मुझे किसी न किसी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन किया और कांग्रेस और वो पूरा महागठबंधन फॉर्म किया। उस गठबंधन में जब गए तो फिर उस गठबंधन में रहते हुए फिर उन्होंने उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और एनडीए के साथ नज़दीकी बढ़ानी शुरू कर दी। आप याद करें कि 2016 की नोटबंदी की तारीफ कर दी, एनडीए के प्रेसिडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट कर दिया। उन्होंने अपने गठबंधन की लाइन से जाकर ये सारे काम किए। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उस गठबंधन में थे लेकिन उस गठबंधन को ब्लैकमेल करने के लिए कि देखो मेरी नज़दीकी है अभी भी एनडीए के साथ, ये मत समझना, तो मेरी शर्तों पे काम करो, तो उनको कर रहे थे। और फिर फाइनली वो आ भी गए एनडीए के साथ। फिर जब ये एनडीए के साथ आए 2017 में, तो फिर इन्होंने जो है आपने देखा कि एनडीए के साथ थे, बीजेपी के साथ थे और दूसरी तरफ ये नज़दीकी बनाने लग गए। तो ये कहानी हुई। और फिर अच्छा एक दिन ऐसा हुआ 2022 में, आपने देखा कि सचमुच चले गए उनके साथ। अब 2022 में उनके साथ गए, फिर वही सारी कहानियां हो रही हैं कि ये महागठबंधन में है, इंडी अलायंस में है, सो कॉल्ड इंडी अलायंस के फाउंडेशन स्टोन रखने वाले लीडर हैं। इनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने ही इंडी अलायंस का फाउंडेशन स्टोन रखा है, नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट होना चाहिए, कन्वीनर होना चाहिए, फला होना चाहिए, ढिमका होना चाहिए, लेकिन ये एनडीए के साथ इनकी नज़दीकी बनी हुई है, तभी तो इतनी चर्चाएं हैं बाजार में। बीजेपी भी आखिर नीतीश कुमार को लेने के लिए परेशान, बिना नीतीश के बीजेपी भी कुछ नहीं है बिहार में। नहीं, बीजेपी कुछ नहीं है तो ये बीजेपी की कमजोरी है, ये बीजेपी की कमजोरी है और ये आरजेडी की भी कमजोरी है। क्योंकि देखो, मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि बिहार में दो ही पार्टियां हैं जिनका अपना काडर है, जिनका अपना वोट बैंक है और जिनकी अपनी आइडियोलॉजी है, और वो दो पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। इसीलिए आप देखते हैं कि बिहार में जो गठबंधनों की शक्ल बनती है, अलग अलग विपरीत गठबंधनों की, वो इन्हीं दो पार्टियों के इर्द गिर्द बनती है। भारतीय जनता पार्टी के अराउंड जो है एनडीए बनता है और आरजेडी के अराउंड जो है यूपीए पहले था, जिसको महागठबंधन बिहार के अंदर कहा गया, अब इंडिया अलायंस है वो, तो आरजेडी के अराउंड वो बन रहा है, इर्द गिर्द बन रहा है। तो यही दो पार्टियां हैं। लेकिन इन दोनों पार्टियों के साथ दिक्कत ये हो गई कि इन दोनों पार्टियों के जो टॉप लीडरशिप है वो बिहार के अंदर जो है अपनी एक तो कुछ बेहतर पॉलिसी लेकर नहीं आ पाए, बिहार की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाए, वो अपना दायरा नहीं बढ़ा पाए। आज भी पिछले 30 साल से आरजेडी जो है मुस्लिम यादव पार्टी बनी हुई है। आज भी 2023 में 24 में भी आरजेडी मुस्लिम यादव पार्टी ही कही जाती है। सिमिलरली बीजेपी के साथ भी यही है। बीजेपी भी आज भी बिहार में मुख्य रूप से अगड़ों की पार्टी मानी जाती है और जो थोड़ा बहुत पिछड़ों को उसने चूंकि दिया है, साथ दिया है, दलितों में थोड़ा सा गठबंधन करके उसने उनको जोड़ा है, चाहे रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हैं या उनके चाचा हैं या जीतन राम मांझी हैं। तो इस तरह से इन्होंने कुछ कुछ इंतजाम किए हैं, कुछ पिछड़े नेताओं को बढ़ावा देने की कोशिश की है उन्होंने। लेकिन इन सारे प्रयासों के बावजूद बीजेपी का भी दायरा 20-22% वोट से ज्यादा नहीं जा पाता है बिहार के अंदर में। मतलब बीजेपी के लिए भी मजबूरी है नीतीश कुमार। तो बीजेपी वहां पर एक तो अपनी लीडरशिप नहीं डेवलप कर पा रहे हैं जी। बीजेपी कोई ऐसी स्ट्रांग पॉलिसी लेकर नहीं आ पा रहे हैं बिहार के अंदर में जिससे सभी समुदायों का या व्यापक समुदायों का भरोसा उनके ऊपर आ जाए। बीजेपी इस कारण से आप देखिए कि अच्छा केंद्रीय नेतृत्व पर अत्यंत निर्भरता,
क्योंकि बीजेपी की जो स्थिति है उसमें केंद्रीय नेतृत्व पर सभी राज्यों में बहुत ज़्यादा निर्भरता है, और स्टेट लीडरशिप को बीजेपी की टॉप लीडरशिप जो है उतना शायद इम्पोर्टेंस भी नहीं देती है आजकल। तो इस कारण से भी बिहार के अंदर जो है बीजेपी में लीडरशिप पैदा नहीं हो पा रही है। तो लीडरशिप जब तक पैदा नहीं होगी, अभी आप देखें कि बिहार में ठीक है ये सारे अच्छे नेता हैं, मैं किसी पर नहीं करना चाहता टिप्पणी, बट आप देखिए कि कौन लोग हैं, कौन बिहार के पास एक ऐसा चेहरा है, जैसे ये हमेशा देश की राजनीति में कहते हैं ना कि तुम्हारे सामने नरेंद्र मोदी के सामने तुम्हारे पास कौन है, या कई राज्यों में भी ये इसका प्रयोग करते हैं कि इस लीडर के सामने तुम्हारे पास कौन विकल्प है। बिहार में क्या वो एक नेता का नाम बीजेपी ले सकती है जिसके चेहरे को आगे करके कहे कि मेरे पास ये है, तुम्हारे पास कौन है? तो बीजेपी वो क्रिएट नहीं कर पाई। इसके बावजूद कि नीतीश कुमार को मैं बिहार की राजनीति में लीडर कम ब्लैकमेलर ज्यादा मानता हूं, नीतीश कुमार ज्यादा बड़े लगते हैं, और नीतीश कुमार के सामने जितने भी लीडर हैं बीजेपी के वो सारे के सारे बौने लगते हैं। सिमिलरली उधर भी जो राष्ट्रीय जनता दल है उधर भी लालू यादव का तो अब दौर रहा नहीं। लालू यादव एक बड़े लीडर उनके थे जरूर, लेकिन अब उनके बेटे हैं, अब तो लालू यादव है नहीं, लालू यादव के बेटे हैं। तो लालू यादव के बेटे भी नीतीश कुमार के सामने बौने ही लगते हैं, चूंकि युवा भी हैं, उम्र भी कम है, अनुभव भी कम है, और चूंकि वो मुस्लिम यादव के दायरे से उनकी पार्टी आगे बढ़ नहीं पाई ज्यादा। तो ये देखो इन दोनों पार्टियों की अपनी कमजोरियां हैं, अपनी पॉलिसी की गड़बड़ियां हैं, जिसके कारण नीतीश कुमार की बिहार की राजनीति में जगह बनी हुई रहती है, बची हुई रहती है। अगर ये दोनों पार्टियां ठीक से बिहार के जनमानस को समझते हुए, बिहार के समाज को समझते हुए, बिहार की आर्थिक परिस्थितियों को समझते हुए, बिहार के युवाओं, बिहार के किसानों की बेहतरी का कोई एक सॉलिड प्लान बनाते हुए, बिहार में शिक्षा की बदहाल स्थिति है, स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल स्थिति है, बिहार के किसान रो रहे हैं, बिहार में सूखा है, बिहार में बाढ़ है, बिहार में कानून व्यवस्था की बिल्कुल ही खराब स्थिति है। तो अपराधियों के इर्द गिर्द जब आप राजनीतिक दल का गठन करेंगे, आप नेता के नाम पर अपराधियों को टिकट दे देंगे चुनाव में, जिनके ऊपर 20, 25, 30, 40, 50 मुकदमे होंगे, हिस्ट्री शीटरों को आप ले जाके जनता के बीच में कहेंगे कि ये लीडर हैं हमारे, तो भाई जनता में आपके प्रति भरोसा कैसे बनेगा? और ये गड़बड़ियां देखिए आरजेडी वाले कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास भी लीडर की कमी है। तो नीतीश कुमार की जगह केवल इसी कारण से, इन दोनों पार्टियों के फेल्योर के कारण नीतीश कुमार की बिहार में जरूरत बनी रहती है। अदरवाइज अगर ये दोनों पार्टियां थोड़ा थोड़ा अपने में सुधार कर लें, नीतीश कुमार एलिमिनेट हो जाएंगे। मैं पक्के भरोसे के साथ आपको कह सकता हूं। ये बताइए सर कि अगर नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आते हैं, बीजेपी के साथ दोस्ती होती है, तो पहले के जैसा 50-50 पे इस बार गठबंधन होगी या कुछ और हो सकता है? नहीं, देखिए इसमें जो है इस चीज को आप समझिए कि पहले नीतीश कुमार और बीजेपी का 50-50 की पार्टनरशिप थी कि भाई आधा मेरा आधा तेरा, इस तरह का था। वो केंद्र में बीजेपी बड़ा भाई कहती थी अपने को, बिहार में नीतीश कुमार अपने को बड़ा भाई कहते थे। बट एक जो व्यावहारिक फॉर्मूला था वो 50-50 का था कि आधा तेरा आधा मेरा। उनका मुख्यमंत्री था, इनका उप मुख्यमंत्री था, और मंत्रिमंडल में भी इसी तरीके से आमतौर पे बंटवारा होता था। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि बीजेपी के साथ चूंकि उन्होंने वफादारी नीतीश कुमार ने की नहीं, नीतीश कुमार के ऊपर बीजेपी का भी भरोसा कम हो गया, तो बीजेपी को भी लगने लगा कि भाई अब इनके साथ जो है 50-50 पे करना जो है वो संभव नहीं है। नीतीश कुमार की अपनी राजनीतिक स्थिति भी कमज़ोर होती चली गई, तो 50-50 पे बीजेपी को उनके साथ गठबंधन करने में परेशानी होने लगी। और ऐसे समय में आरजेडी ने और कांग्रेस के गठबंधन ने नीतीश कुमार के सामने चारा फेंका कि तुम वहाँ पर 50-50 में हो और अब 50 देने में भी उनको परेशानी हो रही है, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा स्टेक जो है 60-40 कर दूंगा, मतलब तुम 60 पे रहोगे, हम लोग 40 में सिमट जाएंगे आपस में। इस तरह का उन्होंने कहा कि आओ मेरे साथ मुख्यमंत्री बनो, फिर तुमको हम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे करवाएंगे, तो जो अपोजिशन का अलायंस बनेगा उसका चेयरमैन बना देंगे या कन्वीनर बना देंगे, तुमको नेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट करेंगे। तो नीतीश कुमार की ये पुरानी महत्वाकांक्षा रही है, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और नेशनल लेवल पर आकर जो है उस तरह की राजनीति ये करना चाहते हैं। तो इनको लगा कि इनके साथ जाने से हमको ये मिल सकता है, यहाँ पर तो हम 50 पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अब वहाँ पर हमें शायद 60 मिल जाएगा।
तो उस लालच में वो चले गए। लेकिन जब वो चले गए तो वहाँ पता चला, अरे यार ये 60 का प्रॉमिस इन्होंने किया था, बट यहाँ तो मुझे 20% भी नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने कहा था कि भाई एक तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नज़र गड़ाए हुए हैं, रोज दिन दबाव दे रहे हैं कि तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनाओ, पार्टी तोड़ने में हमारी लगे हुए हैं, पार्टी के विलय करवाने का भी हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि या तो पार्टी का विलय करा लो हमारे साथ। फिर वो ये भी कह रहे थे कि हम तुमको कन्वीनर बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट बनाएंगे, वो सब तो कुछ किया नहीं। तो मुझे तो 20 भी नहीं मिला, कुर्सी भी अब तब में हमारी जाने वाली है। अगर हम नहीं इनको तेजस्वी को सौंपेंगे तो आज न कल ये मेरी पार्टी तोड़ देंगे। उनकी पार्टी का खुद जो सो कॉल्ड अध्यक्ष था वो खुद ही जो है, ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार को अंदेशा हुआ कि पार्टी तोड़ने में लगे हुए हैं। तो नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ गई कि यहाँ तो 20 भी नहीं मिला, माया भी नहीं मिली, राम भी नहीं मिला, पार्टी भी चली जाएगी, कुर्सी भी चली जाएगी। तो इन्होंने जो है, अब ये बात हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से संबंध स्थापित किया होगा, संपर्क स्थापित किया होगा, ऐसा हो सकता है। मैं पक्के तौर पे तो इस वक्त नहीं कह सकता कि ऐसा हुआ ही है, लेकिन ये संभव है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को ये लगता होगा, अगर नीतीश कुमार ने संपर्क स्थापित किया होगा तो उनको ये लग सकता है कि देखो 2024 में अगर एक और अलायंस पार्टनर हमारा बढ़ता है और वो नीतीश कुमार जैसा पार्टनर बढ़ता है तो ठीक है, हमारी स्थिति तो मजबूत ही होगी, क्योंकि उनको 40 में 40 सीटें जीतने का उनकी महत्वाकांक्षा है। तो नीतीश कुमार अगर साथ में आएंगे अपने 10-12% वोट लेकर, तो 10-12% वोटों के साथ बीजेपी उस लक्ष्य को शायद हासिल भी कर सकती है। तो अब उनको ये लगता होगा कि अगर नीतीश मेरे साथ आ जाएगा तो 40 में 40 सीटें एक तो हम जीतेंगे, और चूंकि उसको आरजेडी के साथ 20% भी नहीं मिल पा रहा है, तो अब हम अगर इसको 25% भी दे देंगे तो शायद ये मान जाएगा। पहले इसके साथ हमने 50-50 पे डील कर रखी थी, अब मुझे जो है इसके साथ 25-75 पे डील करनी पड़ेगी। मतलब 75% स्टेक हमारे पास रहेगा, 25% इसको देना पड़ेगा। नीतीश कुमार राजी होंगे? नीतीश कुमार को राजी होना पड़ेगा। राजी अगर वो उनके दिमाग में ऐसी खिचड़ी पक रही है तो उनको राजी होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया नीतीश कुमार तो विशुद्ध बिजनेसमैन है, विशुद्ध डीलर हैं, विशुद्ध ब्लैकमेलर हैं। तो उनको जब 20 भी नहीं मिल पा रहा है तो इधर 25 मिल जाएगा तो वो आ जाएंगे। भाई उधर देखो, उनके पास अब कुछ भी नहीं बचने की स्थिति है। वो प्रधानमंत्री बने नहीं, वो संयोजक भी नहीं बन पाए, क्योंकि एक महत्वाकांक्षा उनके भीतर थी। उस अलायंस में ऐसी स्थिति उनकी बना दी गई कि अंत में उनको खुद ही शर्म आने लगी कि यार अब संयोजक का पद लेके क्या करेंगे इतनी फजीहत के बाद। तो उन्होंने खुद ही जो है, आपने देखा कि रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई अब हमको संयोजक भी नहीं बनना है। तो वो शायद चेयरमैन बनना चाहते थे, तो वो सब कुछ हुआ नहीं। न प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट घोषित किया गया, न इंडिया अलायंस का चेयरमैन बनाया गया। एक संयोजक पद के लिए भी उनकी इतनी फजीहत करा दी गई, उनके छोटे छोटे छुटभैये नेताओं से इतने बयान उनको देने पड़ गए कि अंत में खुद नीतीश कुमार को लगा कि यार फजीहत हो गई इस पद के चक्कर में, ये पद भी हमारे किसी काम का नहीं है अब। तो उन्होंने जो है उस चीज़ को, तो उनको मिला क्या? वो 3 चीज़ें मिली नहीं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब गई कि तब गई, इस तरह का खतरा मंडरा रहा है। पार्टी टूटने के कगार पर है, तो वहां पर तो 20%, 50 सोच के गए थे, 60 सोच के गए थे, 70 सोच के गए थे, 20% भी मिलने की स्थिति नहीं है। तो कम से कम अगर वो इधर आ जाएंगे तो 25 तो मिल जाएगा। अब ठीक है कि बीजेपी को उनको शायद मुख्यमंत्री बनाने में हिचक हो, या हो सकता है कि लोकसभा चुनाव तक या 2025 के विधानसभा चुनाव तक बीजेपी उनको चीफ मिनिस्टर मान भी ले, ये कह के मान ले कि भाई आपने तो 2020 में ऐलान कर दिया था चुनाव में कि 25 ये आखिरी चुनाव है मेरा, अगली बार तो मैं चीफ मिनिस्टर रहूंगा नहीं, तो नीतीश जी हम आपको 25 तक जो है सम्मानपूर्वक हम मुख्यमंत्री बनाए रखते हैं। तो अगर वो इधर आते हैं तो कम से कम 25 तक वो मुख्यमंत्री चैन से बने रह पाएंगे। और 24 के लोकसभा चुनाव में जो 17 सीटें वो मांग रहे हैं उधर से, और उधर मिलने में उनको परेशानी हो रही है, वो 17 सीटें इनको मिल जाएंगी, और उस 17 में 15-16 उनके सांसद भी बन जाएंगे। तो अगर इधर नीतीश कुमार आते हैं तो इनके लोकसभा चुनाव में इनकी थोड़ी प्रतिष्ठा बच सकती है, 25 तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। और बीजेपी के साथ लेकिन उनको इस बार ये डील जरूर करनी पड़ेगी कि नीतीश जी आपको 25 में कुर्सी छोड़नी पड़ेगी मुख्यमंत्री की। 25 के बाद नीतीश कुमार जी का भविष्य क्या होगा ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, नीतीश कुमार भी जानते हैं, और भाजपा भी उनको इस बात का आश्वासन लेकर ही ज्वाइन कराएगी। क्योंकि देखो, अब नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे तो उनको राष्ट्रपति बनाएगी नहीं बीजेपी, उपराष्ट्रपति बनाएगी नहीं बीजेपी, लोकसभा का अध्यक्ष बनाएगी नहीं बीजेपी उनको, आप समझते जाइए। मुख्यमंत्री तो 25 के बाद उनको बनाएगी नहीं बीजेपी।
तो उनको बनाएगी क्या? या तो बीजेपी उनको कह सकती है कि भाई केंद्र में तुम कोई एक मंत्री पद ले लो, या फिर तुम जो है जाके कुछ राज्यों के राज्यपाल, तो राज्यपाल में भी क्या है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे, जो पश्चिम बंगाल जैसे बड़े और स्ट्रेटजिक स्टेट्स हैं, उनके राज्यपाल तो बनाएंगे नहीं इनको, तो जाके इनको मिजोरम, नागालैंड, इस तरह के राज्यों का, छोटे राज्यों का गवर्नर इनको बना सकते हैं, या केंद्र में जो है कोई एक मंत्री का पद दे सकते हैं। तो अगर इस तरह की के टर्म्स पे नीतीश कुमार मान जाएंगे, अपनी महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करके, सीमित करके अगर नीतीश कुमार मान जाएंगे, तो मुझे लगता है कि बीजेपी इनको एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि जरूरत इस वक्त बीजेपी को भी है। लेकिन अगर ये महत्वाकांक्षाओं की उड़ान इसी तरह से बढ़ते रहते हैं तो बीजेपी को भी इनको स्वीकार करने में दिक्कत होगी। चलिए, तो दिल्ली में क्या चर्चा है आप अभिरंजन कुमार से सुन रहे थे। अगर अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।